हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। माय नेम इज़ शिवम और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी इंडियन हिस्ट्री के बेस्ट 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये दो सीरीज़ में आएगा, यानी दो सेट में आएगा। पहले सेट में 100 क्वेश्चन होंगे और सेकेंड सेट में रिमेनिंग 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप NTPC ग्रुप डी या SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। So without further any delay, let me begin the video. तो हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। बता दूं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहेंगे। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे एक नदी बहती थी, इंडस नदी बहती थी, उसी के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं इसको। और हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर ही था, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दो नाम है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों बराबर है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, यानी कि फास्टिंग करके यानी व्रत रख के उसने अपना शरीर त्याग दिया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने चाणक्य की सहायता से धनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, उसे हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बेटे का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। तो बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, जबकि जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 यानी 1191 में हुआ, किसके बीच में हुआ? बता दूं कि जो तराइन का युद्ध, दो युद्ध हुए थे तराइन के। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। यानी कि एक हुआ था 1191 में और दूसरा एक साल बाद यानी 1192 में हुआ था। जस्ट एक साल का गैप है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा युद्ध 1192। दोनों ही ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो जो पहला 1191 में हुआ है उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, यानी पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। जबकि दूसरा जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था और उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। इसी के बाद से भारत में मुस्लिम शासकों ने अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? पहले बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, बंगाल था वो मुगलों के अधीन आता था, तो बंगाल को मुगलों से अलग कर दिया, आज़ाद कर दिया किसने? मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? यानी विधवा की दोबारा से शादी होने लगी, ये कानून बना कब? 1856 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था और उसी के समय में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में, 1856 में। इसके अलावा मैं बता दूं कि 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी। 1853 में पहली रेल चली थी और 1856 जो ऑप्शन है इसमें विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। इसके अलावा 1857 में क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन, जो पहला रेवोल्यूशन हुआ था भारत का 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई कब से? 1858 के बाद से। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1857 में यानी 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, सबने विद्रोह कर दिया, बहुत सारे इंग्लिश यानी ब्रिटिश मारे गए। तो अब वो समझ गए थे कि ऐसे यहाँ पे शासन करना आसान नहीं है, शासन करना आसान नहीं, तो उन्होंने क्या किया, आपस में फूट डालना स्टार्ट कर दिया। एक राजाओं को आपस में लड़वाना या हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाना, ऐसा नीति उन्होंने स्टार्ट करी ताकि वो आसानी से वहाँ पे शासन कर पाएँ। तो 1857 में जब लॉर्ड कनिंग वहाँ का गवर्नर जनरल था, तो रेवोल्यूशन के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा दिया गया और वहाँ पे उसकी जगह पे वॉइस रॉय कहा जाने लगा, यानी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा गवर्नर जनरल के बजाय।
तो अगर पूछेगा आखिरी गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है लॉर्ड कनिंग, क्योंकि 1857 या 1858 के बाद से ये पोस्ट हटा दी गई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि पहला वाइसराय कौन था, तो वो भी लॉर्ड कनिंग ही होगा, क्योंकि उसी को ही बना दिया गया था वाइसराय। तो पहला वाइसराय ऑफ इंडिया हो गया लॉर्ड कनिंग। तो 1858 के बाद से फूट डालो शासन करो की नीति स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? मस्तानी अपनी मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो वही है, बाजीराव पेशवा की ये प्रेसी थी, बाजीराव पेशवा की मस्तानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बेसिकली मराठा थे, यानी महाराष्ट्र रीजन के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? यानी बिहार को जीता था सबसे पहले खिलजी ने, सबसे पहले खिलजियों ने बिहार को जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत में, सूरत गुजरात में पड़ता है, तो सूरत में सबसे पहले मुगल काल में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन सा इंग्लिश ऐसा था जो मुगल दरबार में आया था? वो आया था जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। तो उसे परमिशन मिल गई थी, सर थॉमस रो, इनको परमिशन मिल गई थी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजामों के साथ पहली सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो कर्नाटक संगीत का पितामह है पुरंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरंदर दास कर्नाटक संगीत का पितामह है। कर्नाटक एक हमारा राज्य है, और कर्नाटक के बारे में बता दूं, ये यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ पे बेंगलुरु में क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में ही है। और जिसके इसरो के जो हेड हैं वो कौन है? के सिवान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। कर्नाटका संगीत का पितामह कहते हैं पुरंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो पहला चीनी यात्री चंद्रगुप्त टू के कार्यकाल में आया था। तो ये जो चंद्रगुप्त टू हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य से, इनको कंफ्यूज मत करना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के राजा थे, और चंद्रगुप्त टू जो हैं ये हैं गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश के पहले राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। तो यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में सबसे पहले कोई चीनी ट्रैवलर, चाइनीज़ ट्रैवलर भारत में आया था। और ये कौन था? ये था फायान। दो आए थे, एक तो फायान आया था, एक हेनसांग आया था। तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, एच फॉर हेनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था, और चंद्रगुप्त टू के कार्यकाल में, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में फायान आया। तो सबसे पहले फायान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन है हमारा, 19th है, निम्न मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं? तो आंसर है शाहजहाँ। अब प्रिंस ऑफ बिल्डर्स क्यों? क्योंकि इसने इतनी सारी बिल्डिंगें बनवा दी थी, इसीलिए प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं। शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था? आगरा का ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाई थी। तो ये सारे बिल्डिंग्स की वजह से इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहजहाँ। शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर था, और शाहजहाँ की बेटी का नाम औरंगजेब। ओके, मैं उन सिर्फ बेटों का नाम ले रहा हूँ जो शासक बने हैं, बाकी इनके बेटे बहुत सारे होते थे। तो ये सारे मुगल डायनेस्टी के, यानी मुगल शासक थे। मुगल शासकों में बता दूँ, सबसे पहले आया था बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का औरंगजेब। इस तरह से पूरी सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? किसी भी इंसान को अपना गुरु नहीं बनाया, यानी ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने अब किसी भी इंसान को गुरु नहीं बनाया, इनके बाद उन्होंने एक किताब को अपना गुरु बनाया, जो कि 11वीं है, गुरु ग्रंथ साहिब। इसको अपना गुरु बना लिया है, तब से वही गुरु है। ओके, 21st क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ हुआ आरंभ? कुचिपुड़ी, अब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी।
इसको याद करना पड़ेगा आपको। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। कुचिपुड़ी इसको मैं कच्ची पूड़ी मान लेता हूँ, और आंध्र प्रदेश एक अंधी लड़की है जिसको दिखता नहीं, तो उसने पूड़ी कैसे बनाई, कच्ची बना दी, उसको क्या पता पकी है कि नहीं। तो कच्ची पूड़ी या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ओके, अमरावती। हैदराबाद मत करिएगा क्योंकि तेलंगाना उससे एक राज्य अलग हो चुका है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बन गया है तेलंगाना, और तेलंगाना में चला गया है हैदराबाद। तो अब आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती। इसके अलावा राजस्थान की कैपिटल बता देता हूँ आपको, ये है जयपुर, कर्नाटक की है बेंगलुरु, पंजाब की है चंडीगढ़, और हरियाणा की भी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारा यूनियन टेरिटरी भी है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली भी एक होती है, और ये किया था महायान संप्रदाय ने। महायान संप्रदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महायान हीनयान ये जैन धर्म से संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 23rd क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताजमहल को का आर्किटेक्चर पूछ रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है ये किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। 24th क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे मानते हैं? कल्कि। कल्कि को मानते हैं गौतम बुद्ध का अगला अवतार, यानी कार्नेट। तो कल्कि हैं गौतम बुद्ध के अगले अवतार। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? एक्चुअली गुजरात फतेह करके आए थे, गुजरात में जीत के आया था, तो उसने फतेहपुर सीकरी में एक महल बनवाया था। उस महल का नाम है पंच महल। ओके, फतेहपुर सीकरी ये आगरा के पास है, फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर, और यहाँ पे उसने पंच महल बनवाया था। 26 क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार कहाँ पे? दिल्ली में। कुतुब मीनार ये किसने बनवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। गुलाम वंश का शासक था वो। और गुलाम किसका था? अभी मैंने बात की तराइन के युद्ध की, तो तराइन के युद्ध में पहले पृथ्वीराज चौहान जीता 1191 में, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ और उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। तो उसने अपना गुलाम छोड़ दिया वहाँ भारत में, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी अपने नाम पे नहीं। उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है तो कुतुब मीनार बनवा रहा है वो खुद, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके एक गुरु थे, गुरु क्या इस्लामिक धर्म में जो उनके मौलाना वगैरह थे, उनका नाम था, सूफ़ी संत थे, हाँ सूफ़ी संत उनके, तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पे कुतुब मीनार उन्होंने आरंभ करवाई थी बनवाना, बट वो ख़त्म हो गए थे, तो उनके बेटे क्या नाम था, इल्तुतमिश, इन्होंने पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार को। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ये चंद्रगुप्त टू ने बनवाया था। चंद्रगुप्त टू किस कौन से डायनेस्टी के राजा हैं? चंद्रगुप्त टू, ये चंद्र जिसमें सिर्फ गुप्त लिखा रहेगा वो गुप्ता वंश का ही होगा, अगर मौर्य लिखा होता तो मौर्य वंश का होता। तो चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहते हैं। ओके, तो चंद्रगुप्त टू ने कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27th, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की अगर बात करेगा तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की थी, और आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी ने की थी। 28 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने इबादत खाना, और अकबर ने और क्या बनवाया था? अकबर ने पंच महल बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, और आगरा का लाल किला भी, ध्यान रखना, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, जबकि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम। रजिया बेगम भी गुलाम वंश की ही थी, गुलाम वंश की थी रजिया बेगम। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद आराम शाह राजा बना था, यानी सम्राट बना था आराम शाह। आराम शाह के बाद रजिया बेगम बनी थी। 30th क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। उस समय बैंक जो कर्नाटका है, कर्नाटका के रीजन को, उस एरिया को मैसूर कहते थे। तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था, उनके पिता हैदर अली थे।
तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। मैसूर अभी कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते। 31 ओके। 31 क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत का पहला मुस्लिम इन्वेडर था। इन्वेडर यानी हमला करने वाला, अटैकर, आक्रमणकारी। तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर अटैक किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी तो 1191 में आए थे, जबकि मोहम्मद बिन कासिम ये लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास थे, यानी 790 के पास समथिंग था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो पहला भारतीय साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये पहला भारतीय साम्राज्य है मौर्य वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्थापित किया था। 33 क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? एक गुरुद्वारा, इसका नाम है नांदेड़। ये गुरुद्वारा सिखों द्वारा बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की समाधि है। किसकी समाधि है? गुरु गोविंद सिंह जी, जो आखिरी और 10वें गुरु हैं, उनकी समाधि है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो एक किताब है, उसको ये लोग गुरु मानते हैं 11वें। विख्यात सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर, गुजरात में है ये, वहाँ पे सुल्तान महमूद ने इसको नष्ट किया है। तो गुजरात कैपिटल बता देता हूँ आपको। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक इसमें अजंता की गुफाएं। कुतुब मीनार तो अभी मुग़ल काल में बनी थी, यानी कि 15, हाँ, कुतुब मीनार मुग़ल काल में क्यों बनेगी? कुतुब मीनार बनी थी गुलाम वंश के शासनकाल के दौरान, यानी 1210 के आसपास, 1210 के आसपास। तो ताजमहल तो और भी लेट बनी है, सब 1600 के आसपास। तो अजंता की गुफाएं, हाँ, अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र की नहीं करते थे, वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जिसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद आता है 37। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, जिस तरह से हमारा गीता है इस्लाम धर्म में, कुरान है, बाइबल है क्रिश्चियनिटी में, तो त्रिपिटक भी एक ग्रंथ है और ये बौद्धों की ग्रंथ है त्रिपिटक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की है ये ग्रंथ त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की 2-3 लड़ाई हुई हैं। पहली हुई थी 1526 में। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये पहली लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी कहाँ? इंडिया में था, दिल्ली में। और जो बाबर था वो बाहर से आया था, यानी अफ़गानिस्तान से आया था, अफ़गान था वो बाबर। तो उसने क्या किया? 1526 में, 1526 में आके अटैक किया, और पहली बार किसी युद्ध में किसी ने तोपों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले जो तोपें थी, यानी कैनन्स हैं, उनका इस्तेमाल किसी ने भी युद्ध में नहीं किया था, वो बाबर ने किया था। और इस तरह से इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन आता है लोदी वंश का आखिरी शासक, तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि उसके बाद कोई राजा बना नहीं। तो लोदी वंश का आखिरी शासक कौन है? वो है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन आता है अगर कि जो मुग़ल वंश है उसका पहला राजा कौन, तो वो बाबर है, क्योंकि बाबर इंडिया में आया, उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया 1526 में। तो बाबर मुग़ल वंश का पहला राजा है। ओके, 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत हरियाणा में है। और दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। हेमू था शेरशाह सूरी वंश का एक सेनापति था। हेमू और अकबर थे यहाँ से। एक्चुअली अकबर नहीं गए थे, उनके सेनापति बैरम खान गए थे, लेकिन नाम तो अकबर का ही आता है। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था दूसरा पानीपत का युद्ध। ये हुआ था 1556 में, 1556 में। और जो तीसरा युद्ध हुआ है ये 1761 में हुआ, काफ़ी टाइम बाद हुआ तीसरा युद्ध। ये हुआ था मराठों के बीच में और अफ़गानों के बीच में। अफ़गानी कौन थे? अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था और मराठे हार गए थे 1761 में। तो फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीत गया। 1526 के बाद 1556 आता है, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर जीत गया। और तीसरा युद्ध हुआ है पानीपत का 1761 में, 1761 में, और इसमें मराठा हार गए, अब अहमद शाह अब्दाली जीता था। 39th क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो अभी मैंने बताया पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि लोधी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को उसने मार दिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं चीज़ों को बता दूँ, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, बाबर जीत गया था, तभी से मुगल वंश स्टार्ट हो गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। प्लासी की लड़ाई बता देता हूँ, प्लासी की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश हैं यानी अंग्रेज हैं, उन्होंने भारत पर कब्जा स्टार्ट किया था। यानी प्लासी की लड़ाई के बाद हम गुलाम बनना स्टार्ट हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लासी की लड़ाई हुई थी नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ब्रिटिशर था लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, उन दोनों में लड़ाई हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। क्यों हारा था मैं आगे बताऊंगा कभी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट अभी आप जान लो कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई, 1757 में, उसके बाद से भारत गुलाम हो गया अंग्रेज़ों का। बक्सर की लड़ाई ये 1764 में हुई है। प्लासी की लड़ाई के 7 साल बाद हुई है, 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1757 में प्लासी की लड़ाई। 14th क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 में। अभी मैंने बताया 1526 में हुई है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। और मीर जाफ़र एक सेनापति था। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसका सेनापति था मीर जाफ़र और मीर जाफ़र ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, इस वजह से सेना अगेंस्ट हो गई थी सिराजुद्दौला के और लड़ाई हुए बिना ही वो मारा गया था नवाब सिराजुद्दौला। और अंग्रेज़ों ने यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को वहाँ पे नवाब बना दिया और भारत गुलाम बनना वहाँ से स्टार्ट हो गया था 1757 में। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1763 में हुआ। 64 एक्चुअली आंसर, बट यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, ठीक है। 64 में 1763-1764 के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। 42nd क्वेश्चन है। 43rd पे आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट अगर फैक्ट्स आपको जानने तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये तो आसान है, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। अगर क्वेश्चन आता है आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, ठीक है। आगरा में लाल किला है और ताजमहल भी है। तो आगरा में ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था, क्योंकि दिल्ली का लाल किला ये शाहजहाँ ने बनवाया और जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहते थे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को पेशवा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। पूरी तरीके से कलरफुल या कलर्ड मूवी थी, रंगीन मूवी थी झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना एक राजधानी है एक देश की, उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। यूरोपियन कंट्री यानी यूरोप महाद्वीप के एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ की राजधानी वियना। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? यूरोप का मरीज है तुर्की, यानी टर्की, इंग्लिश में कहते हैं टर्की। और टर्की कैपिटल है अंकारा, वहाँ पे एक शहर और है इस्तांबुल, लेकिन वहाँ की कैपिटल है अंकारा। तो टर्की है यूरोप का मरीज। 48 क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी दो भागों में बट गया था, लेकिन बाद में फिर से एक हो गया था। तो 1871 में, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, 1871 में।
49 क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। 50th क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुई है 1917 में, यानी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। बता दूं 1917 में इंदिरा गांधी भी पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है लेनिन। लेनिन जो है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस तैयार की थी लेनिन ने। ठीक है। 53rd क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की है? 1921 में। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की है। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की ने रेड आर्मी का गठन किया। रेड आर्मी, ट्रॉट्स्की। 55th क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। इन्होंने ही अंग्रेजी सब्जेक्ट को भारत में लेके आए थे, जोर दिया था कि भारत में अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन कौन थे? कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल दो भागों में बंट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था हिंदू मुसलमान के जनसंख्या के हिसाब से। डलहौजी जिनके शासनकाल में रेल चली थी और विधवा पुनर्विवाह भी स्टार्ट हुआ था। 55 के बाद 56 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को सरोकार नहीं था क्या संस्कृत की शिक्षा में? संस्कृत की शिक्षा में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सती प्रथा की समाप्ति में उनका हाथ है और विधवा पुनर्विवाह में भी उनका हाथ है। सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा होता है जब किसी हस्बैंड की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता पे बैठना होता है, जिंदा जलना होता है, उसको सती प्रथा कहते हैं। इसको समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और विधवा पुनर्विवाह में भी। ओके। 57 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर होगा, बिल्कुल जनरल डायर। जो जलियांवाला बाग, अमृतसर में एक जगह है, एक पार्क है जलियांवाला बाग, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसने गोली चलवाई थी, तो ये जनरल डायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट बेटन, जनरल माउंट बेटन के बारे में बताऊंगा। ये भारत के सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे या आखिरी वॉइसराय थे, जनरल माउंट बेटन। ठीक है। विलियम बेंटिक कौन थे? इन्होंने इंग्लिश स्टार्ट करी थी। अभी आप कहोगे आपने मैकाले बताया था, तो भैया मैकाले ने प्रपोज किया था ये कि आप इंग्लिश लेके आओ, बट विलियम बेंटिक ने इसको कानून बनाया था। तो ये आंसर है। 58 क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश और हैदर अली। अभी हैदर अली कौन है? मैंने आपको बताया था, हैदर अली टीपू सुल्तान जी का पिता है, टीपू सुल्तान का पापा है। कौन? हैदर अली। हैदर अली एक बहुत ही अच्छा सेनापति था, और उसने एक राजा को हरा के खुद राजा बन गया था। वो एक्चुअली एक सेनापति था पहले। तो उसने मैसूर को अपने हाथ में ले लिया था, और बाद में ब्रिटिश ने हैदर अली पे अटैक किया था। तो 4 युद्ध लड़े गए थे ब्रिटिशों के बीच में, और मैसूर बैटल कहते हैं इसको, मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली, बाद में उसके बेटे टीपू सुल्तान ने भी लड़े युद्ध। हैदर अली भी मारा गया था और टीपू सुल्तान भी मारा गया था। तो मैसूर युद्ध हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। 59 क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो बता दूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन रॉय की सिफारिश पर। विलियम बेंटिक 1833 में बने थे, तो ये इन्होंने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था सती प्रथा पर। और 60 क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हो गया था? 1937 में, 1937 में म्यांमार अलग हो गया था भारत से। म्यांमार की कैपिटल है नेपाइडाओ। नेपाइडाओ, और इससे पहले कौन थी? बर्मा। ओके। भारत के ईस्ट में पड़ता है, यानी पूर्वी साइड में पड़ता है म्यांमार, और म्यांमार अलग हो गया था 1937 में, 1937 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 61st है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 में।
बंगाल विभाजन को यानी वापस से एक कर दिया था 1919 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी, 1919 में। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत, यानी कि बिहार जो राज्य हमारा अभी है वो बंगाल कहलाता था, वो पूरा बंगाल के अंडर में आता। पहले बंगाल बहुत बड़ा था, जो आज का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सभी कुछ बंगाल के अंतर्गत आता था। तो 1911 में बिहार भी बंगाल महाप्रांत में आता था। 64th क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, सैयद अहमद खान। 65th क्वेश्चन है 65वां चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। एक्चुअली 1920 में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाई थी, लेकिन उसके 2 साल बाद यानी 1922 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में भीड़ ने पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इसी को चौरी चौरा कांड कहते हैं। ओके, इसी को चौरी चौरा कांड कहते हैं और ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 66वां क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? होम रूल मूवमेंट। ओके, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच में। 1914 से 1918 के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 तक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1914 से 1918 के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था और वहाँ पे भारत में एक आंदोलन हो रहा था, उसका नाम है होम रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? वेद हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं भारत में। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनका व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। फिर 75th देखते हैं। 75th आगे आ गए हैं। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। 67th है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। बता चुका हूँ, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर ही खोजा गया, इसी वजह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर ही खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी वहाँ पे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे यानी धरती माता पे बिलीव करते थे, मातृशक्ति पे बिलीव करते थे। 69 क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का मतलब क्या होता है? हम आर्यंस हैं, तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है, बेस्ट है, उसको कहते हैं आर्य, श्रेष्ठ या कुलीन। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था, लेकिन चावल गेहूं का था। ठीक है, चावल और गेहूं का था इनको ज्ञान, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। 71st क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। फिर आते हैं 73rd में, वेदिक संख्या 4 है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। 75 देखते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सामवेद में संगीत के बारे में लिखा है, इसलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। 76वां क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता थे मनु। प्रथम विधि निर्माता, विधि मतलब कानून, तो विधि निर्माता पहले थे मनु। 77th क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। 78th क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। यानी कि ऋग्वेद में ये बताते हैं कि जो हमारी संपत्ति क्या है? गोधन है, यानी कि गाय जो हम पालते हैं वही हमारी संपत्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79th क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी मैंने देखा था वेदों की संख्या 4 थी और पुराण है 18। पुराणों की संख्या है 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराण कितने? 18 हैं। और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था कि वो प्रकृति की उपासना करते थे। प्रकृति की उपासना कैसे? सूर्य की, जल की, हवा की, इनकी उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर कहते हैं इंद्र को, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, और ये पर्यायवाची भी है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। ज्यामिति एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हाँ, असतो माँ सदगमय, ये आपने पढ़ा होगा। असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। असतो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में जो लिखा है कि भू राजस्व 1/6, यानी कि अगर किसी के पास 6 बोरे होते हैं गेहूं के तो उसको 1 बोरा देना होगा, यानी कि 1/6। ओके, फिर 85th क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जानते हैं? तो स्वर्ण आभूषण, सोने के जो ऑर्नामेंट्स हैं, सोने के आभूषण को कहते हैं निष्क। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग के हैं पतंजलि। पतंजलि प्रोडक्ट भी आप खरीदते हैं, योगी बाबा रामदेव बनाते हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से संबंधित है उपनिषद। 88th क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है आरंभिक वैदिक साहित्य में। ओके, सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। गणतंत्र शासन प्रणाली थी। ओके, 91st क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यही 4 जो लिखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यही 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया। 92nd, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यानी थोड़ा सा इसमें गद्य रूप यानी कहानी टाइप भी लिखा हुआ है। बाकी सारे वेद तो एक कविता टाइप में लिखे हुए हैं, इसमें मंत्र उच्चारण वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गद्य रूप भी है। ये है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद अंशतः गद्य शैली में है या गद्य रूप में है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी है मनुस्मृति। 94th क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। आदि काव्य कहते हैं रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वामित्र ने। हड़प्पावासी यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास। सबसे ज़्यादा वो कपास उगाते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वो जो सिंधु घाटी नदी के आसपास रहते थे, और सिंधु नदी कहाँ पे है? गुजरात से सीमा लगी हुई है, राजस्थान सीमा लगी हुई है, और वो वहाँ पे काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी खेती कपास की होती है। ओके, so thank you so much for watching this was the last question of the best series 200. So I will see you in the next series. It will be the set number 2. So thank you so much for watching this. Please comment and please like the video, subscribe to channel. Thank you so much.